इस सेक्शन में हम इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने देखा था पानी को जब या किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ऐसे भी एग्जांपल हैं बिना बॉयल किए स्टेट चेंज हो जाए किसी मैटर की? तो वो देखेंगे हम। जो पानी को अगर हम ढकें ना तो धीरे धीरे वो सारा वेपर बन जाता है। ऐसे ही गीले कपड़े हम बाहर सुखाते हैं, वो सूख जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है इन दो एग्जांपल्स में, वो हम देखते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं हैं। तो गैस, लिक्विड और जो सॉलिड है, किसी एक टेम्परेचर के ऊपर उनके जो पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल की एक अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड्स के केस के अंदर जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उन किसी पार्टिकल की हायर काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा है तो वो सरफेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को, जिसके अंदर जो लिक्विड है वो चेंज हो जाए वेपर्स के अंदर किसी टेम्परेचर के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन हुआ किसी उस फिनोमिना को इवेपोरेशन कहते हैं जिसके अंदर लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाए बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर के ऊपर, वो इवेपोरेशन है। इस सेक्शन में देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा हम पानी लेंगे 5 ml और उसको टेस्ट ट्यूब में खिड़की के पास रख देंगे, और एक और ट्यूब 5 ml पानी लेंगे, वो किसी खुली चीज में जैसे चाइना डिश के अंदर रख के वो खिड़की के पास रख देंगे। एक 5 ml पानी और लेंगे, ये भी ओपन चाइना डिश के अंदर रख के हम किसी बंद जगह पे जैसे अलमारी के अंदर रख देंगे, शेल्फ के ऊपर कहीं, और रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कुछ अब हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है ये तीनों जो अलग अलग जगह चीज़ें रखी थी इनका सूखने के अंदर। तो इस एक्टिविटी को 2-3 बार करके देखेंगे, और बारिश के दिन भी अगर हैं तो उसमें भी करके देखें कि पानी जल्दी सूखता है बारिश के दिन में या टाइम लगता है उसको। हवा का भी इफेक्ट देखेंगे कि हवा तेज चल रही हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी पानी सूखता है या लेट सूखता है। तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे इस एक्टिविटी के अंदर। तो इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता लगेगा कि अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम जब कपड़े सुखाते हैं तो उनको खुला कर देते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है और आसानी से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी। ह्यूमिडिटी कम है, जैसे बारिश के दिनों में देखते होंगे आप, कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हवा में पहले ही जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होके वाटर के मौजूद हैं, तो पानी के ऊपर जो पार्टिकल, जो कपड़े के ऊपर पार्टिकल्स हैं, वो इवेपोरेट आसानी से नहीं होते। तो ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। ऐसे ही अगर हवा तेज चले तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। जैसे आप जिस दिन तेज हवा चलेगी तो आप देखेंगे कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं। एक और मज़ेदार चीज़ है कि जो इवेपोरेशन होती है वो ठंडक पैदा करती है, कूलिंग इफेक्ट लेके आती है। जैसे किसी ओपन वेसल के अंदर चीज़ जो उड़ती है तो बाकी जो चीज़ रह गई वो ठंडी हो जाती है। तो क्योंकि उसका कारण ये है कि जो इवेपोरेट जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई एनर्जी एब्जॉर्व करके उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो बाकी जो मटेरियल रह गया उसकी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली गई तो वो ठंडी हो जाती है। तो ऐसे एसीटोन आप अगर अपने हथेली पे रखेंगे या नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है तो आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि वो एसीटोन इवेपोरेट होता रहेगा, बाकी जो एसीटोन आपके हाथ में रहेगा वो ठंडा होगा तो आपको ठंडक महसूस होगी।
ऐसे ही किसी गर्म दिन के अंदर पानी हम जैसे छत पे गिरते हैं, कहीं पे हम पानी गिर देंगे तो पानी भाप बन के जब उड़ जाएगा तो बाकी जो फर्श है या जहाँ पे पानी गिरा होगा वो आपको ठंडक महसूस होगा। ऐसे ही मटका जो होता है, मटका पानी भी इसी तरीके से ठंडा करता है कि मटके के चारों तरफ से उड़ते रहते हैं जो पार्टिकल्स हैं, और इस कारण जो मटके में पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि गर्मियों में जैसे हमने सुना होगा हमें कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े डालो, तो क्यों ऐसा करना चाहिए? गर्मियों में जब हमें गर्मी महसूस होती है तो पसीना आता है। पसीने के अंदर तो जो बॉडी पे पसीना होता है वो इवेपोरेशन काइनेटिक एनर्जी जो लेके इवेपोरेशन हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो वो एब्जॉर्व करेगा बॉडी के अंदर से और बॉडी को ठंडक महसूस होगी। तो कॉटन के जो कपड़े हैं वो इस पानी को, जो पसीना होता है, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और एक्सपोज आसानी से कर देते हैं एटमॉस्फेयर पे, ताकि इवेपोरेशन आसानी से हो जाए। तो इसलिए कॉटन के कपड़े गर्मियों में डालने से हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही जैसे हम कोई कोको कोला की बोतल के चारों तरफ आपने देखा होगा कि पानी थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट से बन जाते हैं, या ठंडे गिलास में आप अंदर पानी डालोगे तो गिलास के चारों तरफ छोटे छोटे से ड्रॉप बन जाएंगे। वो इसलिए बनते हैं कि गिलास का टेम्परेचर कम है और हवा के अंदर जो वेपर्स हैं जब वो गिलास से टकराते हैं या ठंडी बॉटल से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, इसलिए चारों तरफ ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और स्टेट होती हैं जो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी, वो है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल 5 स्टेट्स होती हैं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, और एक आयोनाइज्ड फॉर्म, गैस की फॉर्म के अंदर होते हैं, उन पे चार्ज होता है। तो जो CFL हमारे घर पे जो हमने होती है, या नियॉन साइन बल्ब्स देखे होंगे आपने, कलर्ड, जो मार्केट के अंदर कलर्ड ऐसे ऐसे पतली पतली जो ट्यूब्स होती हैं, नियॉन साइन बल्ब्स कहते हैं उन्हें, तो उनके अंदर प्लाज्मा होता है। और जो इनका कलर है किसी नियॉन जो ट्यूब्स का या बल्ब्स का, वो कौन सी गैस उसके अंदर डाल रखी है इस पे डिपेंड करता है। वैसे नियॉन गैस या हीलियम गैस इनमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये जब ऑन किया जाता है तो गैस आयनाइज्ड हो जाती है, और आयनाइज्ड मतलब वो चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को उसके बीच में फ्लो करने में मदद करती है। तो बीच में जो प्लाज्मा जो होता है वो ग्लो करता है, और इस कारण ट्यूब से हमें या बल्ब से लाइट आती हुई दिखती है, और उसका कलर गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की गैस उसके बीच में। सन के ऊपर भी प्लाज्मा है चारों तरफ। सन के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है सरफेस के ऊपर, इस कारण प्लाज्मा की स्टेट में वहाँ मटेरियल है और वो सन एनर्जी या लाइट एमिट करता रहता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट 1920 के अंदर इंडियन साइंटिस्ट, हमारे फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस जी, तो उन्होंने कैलकुलेशंस करी थी और ये 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था उन्होंने। तो उन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर और जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने काम किया और इसके न्यू स्टेट जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में काम किया। तो 2001 में एरिक कॉर्नेल और विनमैन USA के जो हैं उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को अचीव करने के लिए। तो जो BEC से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये क्या है? जब एक ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी कम हो, यानी कि हमारी नॉर्मल हवा से भी 100,000 टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाख गुना हमारी नॉर्मल हवा से कम डेंसिटी हो, और उसको बहुत ज़्यादा सुपर लो टेम्परेचर के ऊपर ठंडा किया जाए, तो वो जो गैस है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और मैटर 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में थोड़ी कम होती है और गैसेस में बहुत ही कम होती है। और इनके बीच में स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, और काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, जो सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में मीडियम होती है, और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक अरेंज्ड तरीके से सारे ऑर्डर्ड होते हैं। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो लेयर के अंदर होते हैं, और लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं, जबकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं और रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जो स्टेट्स हैं जो मैटर की, वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मींस सॉलिड लिक्विड में बन सकता है, लिक्विड गैस भी बन सकती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने के ऊपर जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज की जा सकती है। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो गैसियस स्टेट से कोई मटेरियल डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चला जाए बगैर लिक्विड स्टेट में गए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। या इसका उल्टा कि कोई सॉलिड स्टेट में कोई मटेरियल है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए लिक्विड स्टेट में बिना गए, उसे भी सब्लिमेशन कहते हैं। जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है। पूरा बल्क यानी पूरे का पूरा लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जाए तो उसे बॉइलिंग कहेंगे। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो एनफ एनर्जी गेन करने के बाद लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, वो इवेपोरेशन कहलाती है। और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है कि कितनी जल्दी इवेपोरेशन हो रही है, वो डिपेंड करता है कि कितना सरफेस एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर रखा है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड की स्पीड जो है उसके ऊपर भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है। इवेपोरेशन कूलिंग करती है। इवेपोरेशन होने के बाद जो बाकी मटेरियल बचता है वो ठंडा हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हीट एनर्जी है जो चाहिए 1 किलो लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर गैस बनने के लिए जितनी हीट चाहिए। तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1 किलो कोई लिक्विड है, उसको गैस की स्टेट में जाने के लिए सेम टेम्परेचर के ऊपर जितनी हीट चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड बनने में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर के ऊपर 1 किलो सॉलिड जो है उसको कितनी एनर्जी चाहिए कि वो 1 किलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे।